नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं श्रवणराज जोश नेट जी आपके प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस जोश से भरी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इस सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, आज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए निर्गुण धारा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा आपने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो आज इसी लेक्चर को अगला भाग को बढ़ाते हुए हम लोग आज पुनः सूफी के अंतर्गत देखने वाले हैं कि किस प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत जिनकी कृति है उसको हम लोग आज उल्लिखित करेंगे। साथ में हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक संपूर्ण निचोड़ हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्रम वाइज मिल जाएगा। इस क्रमवाइज के कड़ी में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो नेट जेआरएफ यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के साथी के तौर पे खड़ा होने वाले यूजोस नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट को एक नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको नजर आएगा कि आदिकाल भक्तिकाल से शुरुआत होकर के हिंदी साहित्य के तमाम वो सब्जेक्ट वो यूनिट आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। यहाँ तक कि पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू भी आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से 10 वर्षों का पीवाईक्यू भी बहुत ही डेप्थ एनालिसिस के साथ आपके साथ समक्ष भी रखा गया है। आप इसे भी जाकर के बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। यहाँ देखिए कि मैम करवा रही है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लेनेशन है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि अगर आपने देख लिया एक्सप्लेनेशन, आप यूं ही जाकर के देखो, ट्राई करो एक बार। आप अगर एक बार गए दोबारा लौट के नहीं आओगे, एक एक वीडियो को एक बार देखो तो फिर आपको लगेगा कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेरे द्वारा आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच आपको संपूर्ण कराया जा रहा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इसी तरीके से सब सारा चीज चल रहा है। आप जाकर के देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपूर्ण निचोड़ में आप मेरे साथ अभी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपने आज के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है काल विभाग के अंतर्गत जो है सो 4 काल आपके समक्ष दिखते रहता है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल की बात हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें आगे की ओर तो आप जानते हैं कि हम लोग का शुरुआत इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, इससे पहले के लेक्चर में पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में जो कबीर जितने भी लोग आए हैं उनके बारे में, गुरु नानक के बारे में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया। बहुत अच्छे से पढ़ा, बड़े एंजॉय के साथ पढ़ा, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य एक ऐसी विषय है, मनोरम विषय है, मनोरंजक विषय है, जिसको पढ़ने के लिए तनाव की जरूरत कतई नहीं होनी चाहिए। अगर आप तनाव लेते हैं तो फिर पढ़ाई का मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए निश्चित तौर पे इत्मीनान से पढ़िए, पैसेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत जो है सूफियों को, कुतुबन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, कुतुबन को हम लोगों ने देखा, जिसका कुतुबन का पुस्तक का नाम क्या था? मृगावती। कुतुबन की पुस्तक का नाम क्या था? मृगावती था। उसके बाद हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जैसी के ऊपर जाते हैं। उससे पहले मंझन, जो मंझन है, उस मंझन कवि को भी हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी में। अब जब मलिक मोहम्मद जैसी में आते हैं तो एक बात गौर करते हैं कि जो पद्मावत इनकी कृति है उससे पहले संक्षिप्त कुछ परिचय पात्र हम देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख जो मोहिदी, जिसको मोहिद्दीन कहते हैं, के शिष्य थे और जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस में। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है जायस के नाम पे पड़ा हुआ है। इन्हें एक छोटी सी पुस्तक है आखिरी कलाम। क्या नाम है पुस्तक का? नाम आखिरी कलाम। क्या नाम है? आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। सन अगर 936 इस हिजरी, जो समय के जो जानते हैं कि हिजरी संवत होता है, हिजरी होता है, उसी प्रकार से संवत अपने है ईस्वी होता है। 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। क्या है? बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। भा अवतार मोर 9 सदी 30 वर्ष ऊपर कवि विधि,
ठीक है, इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक का कुछ पद्य उन्होंने बनाए। ठीक है, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो गया? VVI हो गया। जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा, अब देखेंगे, सन 927 आहा, कथा आरंभी बैन कवि कहा। ठीक है, अब यहां देखिए, इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभी बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनबी की रीढ़ के अनुसार साहेबख्त शेरशाह की प्रशंसा की है। साहेबख्त शेरशाह की प्रशंसा की है। अब कहता है कि शेरशाही दहली सुल्तानु चरयु खंड तपे जस भानु ओही छाज छात ओ पाटा सब राजे भुई धारा लीलाटा। ठीक है, शेरशाह के शासन के अगर आरंभ की बात करें तो 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 से 20 वर्ष पीछे शेरशाह, ठीक है, शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1560 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 927 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जती जखन रचील ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवसत। ठीक है, पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है। इसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह के लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल 27 पढ़ लिया है। इस तरह की भी बात कही गई है। मतलब कुछ में कुल मिलाकर के उनकी जो पद्मावत जो लेखनी मिलती है उससे को लेकर के जो कब लिखा गया है उसको लेकर के थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन की बात है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। जायसी जो अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला के से सरद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल कब हुआ है? 4 रजब 949 हिजरी लिखा गया है। यह काल कहां तक ठीक है नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यह काल कहां तक सही है या नहीं कहा जा सकता है। ये काने और देखने में कुरूप थे। ठीक है, काने और देखने में जो मलिक मोहम्मद जैसी है ये कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले कि मोहिका हंसे सी की कोड़ही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट। ठीक है, पहली तो लिखी है पद्मावत, दूसरी लिखी है अखरावट और तीसरी आखिरी कलम। 3 पुस्तक का नाम है, आपको बहुत जरूरी है याद करना इसको। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का पुस्तक का नाम क्या है? पहला तो क्या नाम है? पद्मावत। दूसरा का नाम क्या है? अखरावट। तीसरा का नाम क्या है? आखिरी कलाम। ठीक है, क्या है? आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला में एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से सब भरी चौपाइयां कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि और जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। डूम्सडे जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं? डूम्सडे। जैसे कि अक्षय कृति का आधार है पद्मावत। जो जैसी की अक्षय कृति है उसका आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकट होता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। क्या है? प्रेम के पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों अपनी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ठीक है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? अधिकतर चिढ़ाने वाला होता है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी किया करता था उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। जो बात आती है कुतुबन का और जायसी आदि
इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना होगा पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी तरह हृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपनी उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जैसी द्वारा पूरी की हुई। ठीक है, अब आता है पद्मावत में जो प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उन परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, खासकर प्रौढ़ में। क्या है? प्रौढ़। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। क्या है? इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी, याद रखिए चित्तौड़ की महारानी का है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती, जिसको पद्मिनी और पद्मावती दोनों कहते हैं, का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है। ठीक है, पर उन्होंने अपनी कहानी का वह रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। आपको अब मैं पद्मावती का जो कहावत है, कहानी है, कथा है, इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिंघलदीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती कहाँ के हैं? सिंघलदीप कहाँ था? श्रीलंका के आसपास को ही कहते हैं सिंघलदीप के बारे में। याद रखिएगा, पद्मावत में अगर जगह के नाम के बारे में पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कहाँ के बारे में है? सिंघलदीप के बारे में। वहां के राजा का नाम क्या था? गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का क्या था? एक सुगा था। सुगा को सुगा कहते हैं या तोता कहते हैं। ठीक है हीरामन नाम का एक सुगा था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। क्या था? वाचाल और पंडित का मतलब ज्ञानी था, बोलने में माहिर था। एक दिन वह पद्मावत से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुगा राजा के डर से एक दिन उड़ गया। सुगा को भी डर हुआ कि क्या करेंगे राजा साहब, क्या नहीं, तो मैं उड़ ही जाता हूं। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुगा वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ पर गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण, चित्तौड़ के कौन थे? ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, कहाँ का है? चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, और वो पद्मिनी कहाँ की रहने वाली थी? सिंघलदीप की रहने वाली थी, ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सूर्य से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? क्वेश्चन मार्क है। क्या पूछे? संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुझमें दिन और अंधेरी रात का अंतर है। क्या सुआ जो है सो कहता है उस क्या कहते हैं नागमती को, उसका नाम नागमती है। ठीक है, बस ऐसे याद रखिए, यहां रानी नागमती है। क्या कहता है? दिन और रात का अंतर है, दिन और अंधेरी रात का। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप में प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। ठीक है, पर चेरी ने उसे भाग्य से राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सिंह बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया। उसने सारी व्यथा का सुनाई। ठीक है, जितनी बातें कही गई थी उतनी बातें पुनः सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया। अब सोचिए कितना कल्पना की बात है कि किसी के रूप का, गुण का वर्णन सुन करके कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? मूर्छित हो जा रहा है। स्वाभाविक बात है, वर्तमान में अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात कहा जाता है कि जिससे आपको सच में प्यार होता है उसी में आपको सुंदरता देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बात अब टिक जाती है प्यार पर कि आपका प्यार होता किससे है, प्रेम होता किससे है। प्रेम अगर किसी से है तो आपको उसी पर टिक जाएगा, आपको उसी में लगेगा कि एकदम से पद्मिनी दिखने लगेगी। ठीक है,
अगर प्रेम ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर नागमती हो या रत्न पद्मिनी हो, सब में कहीं ना कुछ कमी नजर आएगा ही। और एक मनुष्य है तो आपको कमी होना चाहिए। कोई आप अप्सरा तो है नहीं, और या कोई आप ऊपर के कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आपके अंदर किसी प्रकार की कमी ना हो। ऊपर मुझे लगता है कि लौकिक या पारलौकिक दोनों जगह कमी तो होगी। बाकी मेरी समझ इतनी है नहीं, खासकर ऊपर की चीज़ों को लेकर के, पारलौकिक को लेकर के। मेटाफिजिक्स के चीज़ जो सब्जेक्ट में आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है इसको। उसके आगे क्या हो गया कि आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन, और हाँ ये मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी बनकर निकल गया। कौन? राजा रतन सिंह। उसके आगे जो है आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन हुआ था, और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। 16,000 कुंवर जोगियों। अब सोच के देखिए, उस राज्य में जितने भी उसके साथ गए राजा सिंह के साथ, उसमें सारे लोग कुंवारे ही गए जोगी। क्या पता उसका भी वहां सेटिंग लग जाए, इस उद्देश्य से ही गया होगा। या हो सकता है कि लड़ाई की, लेकिन लड़ाई के उद्देश्य से ज्यादा तो फिर कुंवर क्यों जाएगा, मतलब कुंवारा क्यों जाएगा? वो तो सेना को लेके जाता। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा है। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। जो राजा थे रतन सिंह, वो क्या किया, शिव का एक मंदिर था, वहीं पर जोगियों के साथ जितने भी वहां के जोगी थे वहीं पर बैठकर पद्मावती के साथ क्या करने लगे, ध्यान और जप करने लगा। और हीरामन सुए ने आकर पद्मिनी से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मिनी क्या होगी, पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन क्या है, श्री पंचमी के दिन आप लोग भी श्री पंचमी मनाते होंगे, नाग पंचमी, श्री पंचमी जिसको कहते हैं। एक तो श्री पंचमी होता है, सरस्वती पूजा के दिन को भी श्री पंचमी ही बोलते हैं, नाग पंचमी तो अलग होता है। श्री पंचमी के दिन सरस्वती पूजा, सॉरी देखिए मुझे सरस्वती का नाम आते ही सरस्वती पूजा। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चुक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल गढ़ पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया, पकड़ा गया। मतलब कि गया मिलने के लिए प्रेमिका से और पकड़ा गया उसके पिताजी के द्वारा। सोच के देखिए कैसा हाल होगा। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर देने ले जा रहे थे। इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। अब देखिए वही जोगी जो 16,000 गया था, कुंवारा जोगी, वो सेना का काम कर गया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। माय गॉड, ऐसा भी हालात है कि आप जब जाते हैं तो आपको मतलब महादेव, हनुमान, सारे देवतागण आपकी सहायता में लग जाते हैं। ठीक है, गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अब अंदाजा लगाइए ये भी हो रहा है, गंधर्व सेन की सारी सेना क्या हो गई, हार गई। ये होता है प्रेम का, ठीक है, ये होता प्रेम का नेक्स्ट लेवल। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन ने, मतलब जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन ने उनके पैरों पर गिर पड़ा। अब बोला पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए थे। मतलब भगवान शिव खुद राजा रतन सिंह और पद्मावती का शादी करवाने के लिए आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था। राघव और चेतन, ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, इस पुस्तक को एंजॉय के साथ तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ ऐसा भी पढ़ना है कि आपका प्रश्न भी सही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो कोई महत्वपूर्ण लाइन है जो अगर मैं कहता हूँ तो उसको नोट डाउन करते चलना है। रतन सेन के सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। क्या थी? यक्षिणी सिद्ध थी। और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर, मतलब एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। ठीक है, यक्षिणी सिद्ध थी तो सीधी सी बात है। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। ठीक है, राघव जो है राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन, याद रखिएगा, फिर अलाउद्दीन आ गए यहाँ पे। अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा। उसने दान में पाए हुए पद्मावती
कि कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अब ये भी क्या किया, ये जो राघव चेतन था, अब सोचा कि किस तरीके से दोनों में झगड़ा लगाया जाए। तो झगड़ा लगाने के लिए क्या किया, अलाउद्दीन को बताया उसके बारे में, पद्मावती के बारे में, कि जिसका कंगन इतना सुंदर है उसका रूप कितना सुंदर होगा। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र लिखा भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत दी कि राजा के साथ शतरंज खेलते समय, अभी अगर ये देखना चाहते हैं ना तो एक पद्मावत मूवी है, आप लोगों ने देखी हुई होगी निश्चित तौर पे, लेकिन अगर जो नहीं देखे हैं पद्मावत मूवी जरूर देखिएगा। फिल्म काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई है इस पर, और अच्छी मूवी बनी या जो भी हो, आपको बहुत समझने में आसानी हो किस तरीके से ये हुआ, क्योंकि जो हिस्टोरिकल मूवी होता है, फिल्म होता है, वो बहुत कुछ क्या करता है, क्लियर करता है। पद्मिनी के रूप में एक झलक, हाँ, राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप में एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मतलब वो पद्मिनी को देख करके, एक तो पहले बात जो राजा चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन थे, वो तो जो हीरामन सुगा के कहने पर वो बेहोश हो गया, और दूसरा बेहोश ये हो गया फिर कौन, ये अलाउद्दीन। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के पीछे हुए सैनिक अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। ठीक है। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब बहुत व्याकुल हुई और तुरंत वीर छत्राणी, कौन है, वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। यही होता है वीर छत्राणी। गोरा और बादल, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर यूजीसी नेट ने कई बार प्रश्न पूछा हुआ है इस तरह से कि रावल राणा रतन सिंह का जो है, दो जो मेन वीर क्षत्रिय था उसका नाम क्या था, गोरा और बादल, और उसका नाम क्या था, पंडित का नाम राघव चेतन नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिकों छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। हरम में जाएगी मतलब आपके यहाँ जाएगी। ठीक है। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई। उसमें से एक लोहार ने निकल कर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सिंह पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध घोड़ा, ये जो घोड़ा है घोड़ा, तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल जो है रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। मतलब बादल जो है आ गया और ये वहां रुका रहा, लड़ते रहा घोड़ा। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल के द्वारा दूती भेजने के बाद कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सिंह ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सिंह दोनों मारे गए। देखिए ये देवपाल और रतन सिंह, मतलब वहां से जब आए तो फिर क्या हुआ कि जो कुंभलनेर के बारे में बताया गया, कुंभलनेर के बारे में, तो फिर वहां पर चला गया देवपाल के पास और दोनों में लड़ाई होती है। और फिर क्या होता है उसके बाद दोनों मारे जाते हैं। रतन सेन का सब चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागवती और पद्मावती हंसते हंसते पति के सब के साथ चिता में बैठ गई। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है, जब आप फिल्म देखेंगे ना तो इस तरह की बात नहीं लिखी हुई है। मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो इतिहास का जो बात पढ़ेंगे आप, वो आपको मिलेगा नहीं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर सिवा कुछ नहीं मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा के परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग और उनकी कठिनाइयों और असिद्धि के स्वरूप आदि के जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। क्या कहा है ये गौर कीजिए, चन चित्तौर मन राजा किन्हा, ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है। तन चित्तौर मन राजा किन्हा है सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है। नागमती यह दुनिया धांधा बाचा सोई न यही चित बांधा, राघव दूत सोई सैतानु माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। ठीक है। इस तरह की बात
कही गई है। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो आपको देख करके लगेगा कि किस प्रकार की बातें यहां पर जो है कही गई है। ठीक है, अब कहते हैं कि यद्यपि पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, जो सर्गबद्ध पद्धति होता है उस पर नहीं है, फारसी की मसनबी पद्धति पर है। किस पर है? अभी याद रखिएगा, ये फिर से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस पद्धति पर पद्मावत की रचना है। तो फारसी की मसनबी पद्धति पर है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। पर श्रृंगार वीर आदि का वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष की भी विधान है। पद्मिनी के रूप में जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए आप। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोड़ी केस मुकलाई, ससी मुख अंग मलय गिरीवासा, नागिन झांपी लिहि चहुपासा। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए। आप सोच के देखिए कि जिनके सुंदरता को सुन करके, जिनके गुण को सुन करके राजा और जो सुनने वाला लोग है वो अगर मूर्छित हो जा रहा है, तो सिर्फ ये कल्पना मात्र ही कहा जा सकता है कि वास्तविकता कहाँ तक सही है ये तो कहना मुश्किल है। ठीक है, इस प्रकार योगी रतन सिंह के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम, क्रोध आदि विकारों की वंदना की गई है। ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगमत सुटी घाटा। ठीक है, इस तरह की बातें कही उस्मान। अब बात आता है कि जब इस तरह की बातें आप जब देख लेते हैं तब जाकर के आपको फिर से एक पद्मावत की एक नई रूपरेखा के बारे में जानकर। आज देखिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मलिक मोहम्मद जैसी को ही पढ़ा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है, जो मसनवी शैली, फारसी के मसनवी शैली पर लिखी हुई है, वो इतनी बेहतरीन है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। वही लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ी बात साथ ही बात क्या है ना कि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जब प्रश्न बनते हैं तो वहाँ से पढ़ना चाहिए, आदमी को समय भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस्मान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो उस्मान देख रहे हो, उस्मान कवि जो है, यह साधु जो है, संत जो है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। और आप लोग पुनः आगे देखिएगा। ठीक है, आप सभी को बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। फिर से आप सभी का अगले कक्षा में स्वागत है। अभी जाइए आगे पेपर 1 की कक्षा कीजिए। ठीक है, और साथ में और जो कविता की पाठ है हमारे शेखर से करवा रहे हैं, कविता का भी देखिए, मोहिनी मैम करवा रही है आपको कहानी, नाटक, उपन्यास का सेक्शन का, तो उसको भी जाकर के देखिए। उसके बाद जो है आपका मतलब समझिए कुल मिलाकर के आपको एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पेपर 1 और पेपर 2 यानी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन उधर और 100 क्वेश्चन इधर, हिंदी साहित्य अगर है तो कंप्लीट तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास में रह करके रहना। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ थोड़े पल के लिए, फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा अगली क्लास के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।